हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपेसिटर्स। तो एकदम जेई मेन लेवल, जेई एडवांस लेवल, नीट लेवल सब कवर किया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ाया जाएगा बहुत ही इजी वे में। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर अपना होने वाला है। अगर तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया है तो कैपेसिटर तो डेफिनेटली तुम्हें समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इससे भाई कि ये कैपेसिटर होता क्या है। तो कभी अगर तुमने मदरबोर्ड वगैरह देखा होगा खोल के, तो उसमें तुम्हें नजर आएगा कुछ सिलेंडर टाइप चीजें, नीले पीले हरे गुलाबी सिलेंडर्स होते हैं। वही सारे डायग्राम मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। भाई ये जो होते हैं ना सिलेंडर्स वगैरह, ये जो सिलेंडर वगैरह दिखा रखे हैं इस डायग्राम में, यही क्या होते हैं? अपने कैपेसिटर्स होते हैं। तो कैपेसिटर इज वेरी बेसिक पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ऑल्दो अपने को इतना पता नहीं लगता क्योंकि ये डिवाइस डिवाइस में अंदर छिपे हुए होते हैं। और तुमने देखा होगा पंखे में ना एक व्हाइट कलर का सिलेंडर होता है। पंखे के ऊपर थोड़ा देखोगे ना, व्हाइट कलर का सिलेंडर होता है। वही सिलेंडर क्या होता है? अपना कैपेसिटर होता है। उसको कंडेंसर भी बोल देते हैं। ओके, तो अब ये समझते हैं कि ये कैपेसिटर का काम क्या है। ऐसे सोचो, अगर मान लो तुम्हारे घर में पानी वगैरह नहीं आया या लेस सप्लाई है वाटर की, तो अपन क्या करते हैं कि टंकियों में पानी वगैरह भर के रख लेते हैं और जैसे ही जरूरत पड़ती है हम उस पानी को यूज कर लेते हैं। इन द सेम वे कैपेसिटर भी क्या करता है कि अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ही किसी डिवाइस को, लाइक पंखे को स्टार्ट करना है, कूलर को स्टार्ट करना है, एसी को स्टार्ट करना है, इनको स्टार्ट करने के लिए इंस्टेंटेनियस एनर्जी चाहिए होती है जो बैटरी हमें प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो ये जो कैपेसिटर होता है ना, ये हमें इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन द सेम वे जैसे अपन ने पानी भर के रख लिया था टंकी में, जैसे ही जरूरत पड़ी अपन ने वो पानी निकाल लिया, मतलब इंस्टेंटली अपने को जरूरत पड़ी इंस्टेंटली पानी निकाल लिया। सेम वैसे ही होता है किसके साथ? कैपेसिटर्स के साथ। सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रखते हैं एंड इट स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किस फॉर्म में स्टोर करेगा एनर्जी को? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। और यू कैन से दैट इट स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में। ओके, तो जैसे ही तुम्हें एनर्जी की इंस्टेंटेनियस नीड होती है, तुम किसके पास जाते हैं? तब हम जाते हैं कैपेसिटर के पास। और जो भी अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कूलर हो गया, पंखा हो गया, एसी हो गया, कैमरा की फ्लैश हो गई, इन सबको स्टार्ट करने के लिए हमें इंस्टेंटेनियस एनर्जी चाहिए होती है। जैसे तुम नोटिस करो, कैमरे की जो फ्लैश होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की होती है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक बल्ब से भी ज्यादा इंटेंसिटी होती है। तो कैमरा के अंदर तो छोटी सी बैटरी लगी हुई है भाई, उसकी कैपेबिलिटी तो नहीं है इतनी एनर्जी सप्लाई करे। तो कैमरे की फ्लैश को रन करने के लिए इंस्टेंटली लार्ज एनर्जी अपने को चाहिए। और ये लार्ज एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है अपने को कैपेसिटर्स। तो हम कैपेसिटर के बारे में एक दो बातें जान लेते हैं भाई। पहली बातें जो हम जान चुके हैं कि कैपेसिटर इज एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस इन विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और मोर स्पेसिफिकली कहूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कहां कहां पे यूज कर रहे हैं? कैमरा फ्लैश में कर रहे हैं, कैपेसिटर इन फैन कर रहे हैं, एसी में हो रहा है, कूलर में हो रहा है। जो भी दिमाग में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आए बस लिख देना अगर यूज पूछे। वैसे कभी ये यूजेस वगैरह पूछे भी नहीं जाते, इवन सीबीएसई में भी नहीं। तो सबसे पहले हमने कैपेसिटर को बनाने की कोशिश करी। हमने क्या लिया? एक कंडक्टर लिया भाई, एक आइसोलेटेड कंडक्टर लिया और इसको चार्ज कर दिया, इसको कुछ चार्ज दे दिया। तो हम जानते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा, कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा भाई? हमने इस कंडक्टर को चार्ज दिया, इस कंडक्टर ने इस चार्ज को स्टोर कर लिया। चार्ज को स्टोर कर लिया मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसने स्टोर कर लिया। ठीक है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को ही हम क्या बोलते हैं भाई? कैपेसिटेंस। चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं हम? कैपेसिटेंस। तो वही सब बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। दैट कैपेसिटेंस इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू स्टोर चार्ज। ये हमें इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड करता है। और हर एक कंडक्टर, चाहे उसका कुछ भी शेप हो और कुछ भी साइज हो, वो एक कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि कंडक्टर चार्ज स्टोर कर सकता है। जो भी चीज चार्ज स्टोर कर लेगी वही क्या बन जाएगी? कैपेसिटर बन जाएगी। कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन फिजिकल डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, उसके फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड करेगा और सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ चार्ज एंड इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज की फॉर्म में स्टोर होगा और किस तरह से स्टोर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में वो स्टोर हो जाएगा। ओके, चार्ज कैरिड बाय कंडक्टर Q इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट वेयर एनर्जी इज स्टोर्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। देखो ये पॉइंट कहना क्या चाहता है, मैं एक बार तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बोल रहा है कि जो चार्ज स्टोर होगा किसी भी कैपेसिटर पे, वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। यहाँ पे मैंने मान के चलाऊं कि ए से लेकर बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा प्रेजेंट है, तो चार्ज प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। और हम शॉर्ट में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V, where delta V is the potential difference between those points where electric field is present। तो यहाँ से ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ना, ये अपने पास निकल के आता है C। तो हम बोल देते हैं Q is equals to C डेल्टा V, where C is what? C is
कैपेसिटेंस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाती है अपने पास, इसीलिए अपन इसको डब्बे में बंद करके लिख लेंगे भाई। ठीक है, तो ये जो सी है भाई, सी को अपन क्या बोलते हैं, सी को ही हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वो क्या आ गया अपना, सी के बराबर, सी इज कैपेसिटेंस, है ना। अच्छा, इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं, यूनिट की, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है कूलम पर वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट को ही एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, जिस साइंटिस्ट का नाम था फेरेड। तो फेरेड होती है इसकी यूनिट। ठीक है, कूलम पर वोल्ट या फिर फेरेड एक ही बात है। बात समझ में आ गई भी। ठीक है, तो हर एक कैपेसिटर के पास चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होती है। तो हर एक कंडक्टर या कैपेसिटर के पास चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, विच डिपेंड्स ऑन इट्स डायमेंशन। अब तुम पोटेंशियल दो या ना दो, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज तो रहेगी ही रहेगी। दैट चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इज नोन एज कैपेसिटेंस। इट्स लाइक, मान लो एक कप है तुम्हारे पास, उसकी कैपेसिटी है 200 ml। अब चाहे उस कप में तुम 200 ml पानी डालो या ना डालो, उसकी कैपेसिटी तो 200 ml ही रहेगी ना भाई। और अगर लाइक तुम्हें लेम लैंग्वेज में समझना है, बिल्कुल ऐसे समझो, किसी भी पर्सन की अगर कैपेसिटी है 8 रोटी खाने की और उसको सिर्फ 2 ही रोटी मिल पा रही है, तो उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, स्टिल उसकी कैपेसिटी क्या रहेगी भाई, 8 रोटी खाने की ही रहेगी। बात समझ में आ रही है। सो कैपेसिटर इज चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ बॉडी। अब चाहे तुम उस पर चार्ज उतना दो या ना दो, कैपेसिटेंस तो उस चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए जो कैपेसिटेंस होता है ना अपना, ये ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा और सराउंडिंग मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है कैपेसिटर ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू चार्ज स्टोर्ड बाय कंडक्टर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। भाई मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं हम, जैसे देखो ऊपर वाले ही फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूँ, ऊपर वाले फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं हम, C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा वी। ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज स्टोर्ड बाय कंडक्टर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। अब लेट्स से अगर मेरी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो तुम्हारे पास C किसके बराबर निकल जाएगा, Q के बराबर। और वही तो ये वाली स्टेटमेंट कहना चाह रही है। बात समझ में आ रही है भाई। इट्स सेम एज जैसे हम रेजिस्टेंस डिफाइन करते थे, R इज इक्वल टू V अपॉन I, और हम क्या बोलते थे कि रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। इन द सेम वे कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरी बात जो तुम्हें याद रखनी है वो ये याद रखनी है, हेयर डेल्टा V is the potential difference, delta V is the potential difference between those points where electric field is present। क्या बोला मैंने, डेल्टा V is the potential difference between those points where electric field is present। तो डेल्टा V उस रीजन या फिर उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वहीं पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर होगी। बात समझ में आ रही है भाई। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास, चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर बाय 1 यूनिट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। सेम वही वाली बात है, दैट C इज Q बाय डेल्टा V। अगर डेल्टा V की वैल्यू 1, तो C को हम किसके बराबर बोल देंगे, Q के बराबर। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड डेल्टा V। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर और शेल। अपने पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है ना, इसको चार्ज देंगे, सारा चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक जा रहा होगा। मैंने 2 पॉइंट लिए हैं भाई, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस किन पॉइंट के बीच का देखेंगे, जिन पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक एग्जिस्ट कर रही है। तो भाई मैं कैपेसिटेंस का पहले फॉर्मूला लिखूंगा। सिंपल सा फॉर्मूला क्या बोलता है कैपेसिटेंस का, वो बोलता है C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय डेल्टा V। और ये डेल्टा V किन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये उन पॉइंट के बीच का डिफरेंस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब VA माइनस VB। तो यहां से मैं बोलूंगा Q टाइम्स ऑफ पॉइंट A है अपना सरफेस पे, और पॉइंट B का है अपना इंफिनिटी पे। और तुम्हें पता होगा इलेक्ट्रोस्टैट से कि इंफिनिटी पे हम किसी का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लेते हैं, 0। तो यहाँ से C इज इक्वल टू Q, पोटेंशियल एट सरफेस क्या होता है, KQ बाय R, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और माइनस का 0, क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या हो गया, 0। तो देखो आइसोलेटेड जो कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस कितना निकल के आ रहा है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इस एक्सप्रेशन को अपन मेमोराइज कर लेंगे, क्योंकि ये मेंस वगैरह में एज इट इज डायरेक्ट ही पूछ ली जाती है। बात समझ में आ रही है भाई। नेक्स्ट देखो, अगर सराउंडिंग मीडियम अपना एयर ना होके कोई ऐसा मीडियम होगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R हो, तो जो अपना कैपेसिटेंस जो फॉर्मूला है ये मॉडिफाई हो जाएगा और हो क्या जाएगा, C इज इक्वल टू 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर, मतलब एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर से और मल्टीप्लाई कर देंगे, वही अपना नया कैपेसिटेंस बन जाएगा अगर सराउंडिंग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है या फिर उसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन आर। अब मेरी बात समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं तुमसे कि जो एक फेरेड का कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर की यूनिट क्या है, फेरेड। एक फेरेड इज वेरी बिग क्वांटिटी। जनरली अपने पास जो कैपेसिटर्स होते हैं ना, वो पीको फेरेड और माइक्रो फेरेड में होते हैं। किस किस में, पीको फेरेड में होते हैं और माइक्रो फेरेड में होते हैं। पीको मतलब 10 की पावर -12 फेरेड और माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 फेरेड, इसके ऑर्डर में मिलते हैं जनरली, जो अपन इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह में यूज करते हैं। लेकिन स्टिल अपन ने सोचा अगर हमें एक फेरेड का कैपेसिटर बनाना है तो उसका रेडियस कितना चाहिए, मतलब एक फेरेड का हमें आइसोलेटेड कैपेसिटर बनाना है तो उसका रेडियस कितना होगा, ये मैं निकालना चाहता हूं। ठीक है भाई, चलो निकालने की कोशिश करते हैं। भाई मैं क्या बोल रहा हूं, इफ C इज इक्वल्स टू 1 फेरेड, अगर C की वैल्यू 1 फेरेड हो गई, इट मींस आइसोलेटेड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 फेरेड। तो यहां से R आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। इतने मीटर का हमें क्या चाहिए, इतने रेडियस का कैपेसिटर चाहिए। और जनरली जो अर्थ का रेडियस होता है, अर्थ का रेडियस होता है भाई 6.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, इतना होता है। तो यहां से अपने पास निकल के आ रहा है जो रेडियस ऑफ कैपेसिटर होगा वो ऑलमोस्ट 1.4 टाइम्स होगा रेडियस ऑफ अर्थ के। मतलब अगर तुम्हें एक फेरेड का आइसोलेटेड कैपेसिटर बनाना है तो उसका रेडियस तुम्हें 1.4 टाइम्स रखना पड़ेगा अर्थ के रेडियस के, जो कि अपने लिए बना पाना अभी तक तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई 1 फेरेड इज अ वेरी बिग क्वांटिटी। याद रखना, जनरली कैपेसिटर जिनसे हम डील करेंगे वो माइक्रो फेरेड, पिको फेरेड, नैनो फेरेड इसके टर्म्स में होंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास निकल के आया कि भाई बैटरी भी चार्ज स्टोर करके रखती है और कैपेसिटर भी चार्ज स्टोर कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। भाई देखो डिफरेंस ये है कि बैटरी और कैपेसिटर दोनों ही चार्ज की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। बट बैटरी कांस्टेंट करंट लॉन्ग टाइम तक मेंटेन कर सकती है, मतलब बैटरी चार्ज को लॉन्ग टाइम तक फ्लो करा सकती है। बट कैपेसिटर सारी एनर्जी इंस्टेंटली प्रोवाइड कर देता है, जो कि मोस्ट ऑफ द एप्लायंसेस को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है। बट बैटरी सारी की सारी एनर्जी एक बार में प्रोवाइड नहीं कर सकती, ये बैटरी की लिमिटेशन है। बात समझ में आ रही है भाई। तो वही सारी बातें मैंने यहाँ पे नोट कर दी है, इसको तुम खुद से पढ़ लेना, जो मैंने बोला वही सारी सेम चीजें। ओके, तो ये ऐसे लाइक जनरल नॉलेज के लिए तुमसे इंटरव्यू वगैरह अगर तुम कभी देने जाओगे तो उसमें ये सब चीजें पूछ लेता है। बात समझ में आ गई भाई। अब सुनो, आइसोलेटेड स्फीयर हमारे लिए बनाना इतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि ऐसे समझो, मान लो मैंने तुम्हें एक आइसोलेटेड स्फीयर दिया और ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और अपन ने क्लास में क्या किया, इसका कैपेसिटेंस वगैरह कैलकुलेट किया। अब मैंने तुम्हें बोला कि भाई इस आइसोलेटेड स्फीयर को घर लेके चला जा, क्योंकि आज अपनी क्लास यहीं पे एंड हो रही है। तो तू क्या किया, तू इस कैपेसिटर को घर लेके चला गया और तूने देखा कि ये कैपेसिटेंस किसी कारण की वजह से डिस्चार्ज हो गया। अब तेरी हालत खराब हो गई कि भाई अब सर तो अपने को पेलेंगे अच्छे से। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक जारी होगी। अगर रास्ते में कोई इलेक्ट्रॉन बीच में आया होगा, वो इलेक्ट्रॉन अपने कैपेसिटर की तरफ या स्फीयर की तरफ अट्रैक्ट हो गया होगा, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल चार्ज क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो अपनी प्रॉब्लम क्या है भाई, अपनी प्रॉब्लम है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर पाना। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में कन्फाइन होगा तो वो एनर्जी अपने लिए ज्यादा यूजेबल होगी एज कंपेयर टू जब एनर्जी इंफिनिटी तक बिखरी हुई है। तो लोगों ने भाई कुछ कुछ सोचा कि किस तरह से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइन कर सकते हैं। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने लिया भाई एक चार्ज कंडक्टर और एक लिया न्यूट्रल कंडक्टर, दोनों को पास पास लेके आए। भाई दोनों को पास पास लेके आए तो हमें पता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस न्यूट्रल स्फीयर में नेगेटिव को अपने पास खींचेगा, मतलब यहाँ की तरफ क्या होगा, नेगेटिव, स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जितना नेगेटिव इधर से डिस्प्लेस हुआ है उतना ही दूसरे एंड पे क्या होगा भाई, अपने को पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। अच्छा सर ठीक है, अब इससे क्या फायदा हुआ अपने को, इससे ये फायदा हुआ कि भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अब किस रीजन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है कुछ इस रीजन में इस तरह से बन रही होगी और यहाँ पे ठीक है इन्फिनिटी वगैरह तक भी जारी होगी। अब मैं तुमसे बोलूं कि ये बताओ इसका सरफेस पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, ये जो चार्ज स्फीयर है इसके सरफेस पे नेट पोटेंशियल कितना होगा। तो तुमने बोला भाई इसके सरफेस पे जो नेट पोटेंशियल होगा वो होगा एक तो खुद पे जो चार्ज है इस पे पॉजिटिव चार्ज, प्लस जो इंड्यूस चार्जेस है उनकी वजह से जो पोटेंशियल है। इंड्यूस में भी कौन कौन से चार्जेस थे, इंड्यूस में थे एक तो इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज,
और एक था भाई इंड्यूस नेगेटिव चार्ज। अब मेरी बात समझो यहाँ पर, एक क्या था, इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज था, एक था इंड्यूस नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इसकी सरफेस पे बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इन नेगेटिव इंड्यूस वालों का पोटेंशियल ज्यादा होगा या पॉजिटिव इंड्यूस वालों का पोटेंशियल ज्यादा होगा? तो तुम बोलोगे सिंस सर नेगेटिव इंड्यूस वाले चार्जेस है वो ज्यादा पास है इस स्फीयर के, तो इनका पोटेंशियल ज्यादा होगा। अच्छा, अगर इन नेगेटिव वालों का पोटेंशियल ज्यादा हुआ, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल अपने पास ज्यादा हो गया, एक तो पॉजिटिव पोटेंशियल है खुद की चार्ज की वजह से, दूसरा इन नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, तो ओवरऑल इसकी सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, ओवरऑल इसकी सरफेस पे पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस का पोटेंशियल भी अब कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम क्या देखेंगे भाई, हम ये देखेंगे कि ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके सरफेस पे उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई। तो यहां से हम बोलेंगे कि C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। सिंस V की वैल्यू डिक्रीज हुई तो कैपेसिटेंस ओवरऑल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वो वैसे भी फिजिकली ये बात भी बहुत सेंस बनाती है, क्योंकि पहले जो चार्ज था वो सिर्फ एक स्फीयर पे स्टोर था, अब अपने पास चार्ज स्टोर करने के लिए दो दो कैपेसिटर आ गए, मतलब चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जो है अब वो बढ़ने वाली है, इसीलिए कैपेसिटेंस क्या होगा भाई अपना, इंक्रीज हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो लोगों ने अब बोला कि भाई एक न्यूट्रल कंडक्टर लाए और इस पे नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हुआ, पोटेंशियल घटा इस पॉजिटिव स्फीयर पे, और जिसकी वजह से कैपेसिटेंस सिस्टम का बढ़ गया। तो उन्होंने सोचा क्यों ना पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज स्फीयर ही साथ में लेके आ जाए। तो उन्होंने क्या किया भाई, एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर लिया और एक नेगेटिव चार्ज का स्फीयर लिया, दोनों को पास पास में लेके आ गए, दोनों के पास पास में लेके आए, फिर से कैपेसिटेंस लिखने की कोशिश करी गई, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। अब बताओ इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, एक तो खुद की वजह से और पूरा का पूरा ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से। तो ओवरऑल जो इसमें पोटेंशियल है वो पहले के केस में काफी घट जाएगा, मतलब कैपेसिटेंस भी पहले के केस से ज्यादा बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? तो कैपेसिटेंस क्या हुआ हमारा, और ज्यादा बढ़ गया है ना। और वो इसलिए भी ट्रू है क्योंकि अब अपने पास दो दो स्फीयर में चार्ज स्टोर है, जितना इसमें प्लस क्यू स्टोर है उतना ही इसमें माइनस क्यू स्टोर है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई भी कैपेसिटर बनाना होता है तो हम सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर की जगह हम पेयर ऑफ कंडक्टर्स यूज करते हैं, जिसमें एक पे होगा पॉजिटिव चार्ज और एक पे होगा नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से क्या होता है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी कन्फाइन हो जाता है इसी रीजन में। बात समझ में आ रही है भाई? तो इसको हम नोट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वही वाली बात मैंने यहाँ पे नोट के फॉर्म में लिख ली है भाई। क्या लिखा है, a single isolated conductor is not used as capacitor because its energy is spread over a large volume, hence it may not be feasible to secure it over large time या long time due to stray charges। stray charges मतलब वही, कोई भी अगर आसपास चार्ज आएगा तो वो इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, इसके ओवरऑल फील्ड को कम करेगा। So to overcome this issue, generally a pair of conductors having equal and opposite charges are used। Okay, बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एडवांस लेवल टाइप। हमें क्या दे रखा है, हमें एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है और इसका रेडियस है r1। इसके आसपास एक मीडियम है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, और मीडियम r1 से लेकर r2 के रीजन में प्रेजेंट है। वी हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। तो पहले तो ये बताओ, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा वी, where delta V is potential difference between those points where electric field is present। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होगा भाई, R1 से लेकर पूरा इंफिनिटी तक अपना फील्ड प्रेजेंट रहेगा। मतलब पहले हमें फील्ड लिखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, R1 से लेकर इंफिनिटी तक। ओके भाई, फील्ड लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फील्ड ये बताओ, ये जो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है क्या इसके अंदर कोई फील्ड होगा भाई? सिंस ये कंडक्टर है और हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो फील्ड की वैल्यू जीरो होगी जब तक हम कहां पर है, जब तक हम कंडक्टर के अंदर है। जैसे ही इसके सरफेस पे आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट इज क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सिंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है तो के इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जैसे ही हम बाहर आए कंडक्टर के तो अपना फील्ड हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू आर स्क्वायर। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और ये वैल्यू कहां से कहां तक है, जितने रीजन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दैट इज R1 से लेकर R2। अब जैसे ही मैं इस R2 रीजन के बाहर गया तो फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कहां से कहां तक, R2 से लेकर इंफिनिटी तक अपनी यही वैल्यू रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, R1 से लेकर इंफिनिटी तक। तो पहले मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस देखना पड़ेगा कहां से कहां तक, R1 से इंफिनिटी के बीच का। तो R1 पे एक पॉइंट मान लिया, A पॉइंट, और एक पॉइंट हम इंफिनिटी पे मान लेते हैं, दैट इज आर B पॉइंट। ओके, तो मैं जब डेल्टा V की वैल्यू लिखूंगा, मैं डेल्टा V की वैल्यू लिखूंगा भाई, डेल्टा V इज इक्वल्स टू
पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। बी कहाँ पर है अपना, इन्फिनिटी पर है। ओके, तो देखो भाई पोटेंशियल लिखेंगे हम कि R1 से, पोटेंशियल तुम्हें पता होगा कि हम पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जो भी लिमिट होती है। ठीक है, तो पहले अपन लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक का, R1 से R2 तक का। तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये हो जाएगा dr बाय आर स्क्वायर, लिमिट इज फ्रॉम R1 से लेकर R2 प्लस, फिर हम कहाँ पहुंच गए, अब R2 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे, और वहां पर फील्ड कितना है, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dr अपॉन आर स्क्वायर। भाई dr अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/r, और तुम जब लिमिट वगैरह भी पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास ये बन के आएगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, और इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r2, ये तुम्हारे पास निकल के आने वाला है भाई। तो इधर से तुम्हें दिख रहा होगा कि क्यों ना हम Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इसको कॉमन ले ले, तो ओवरऑल ये अपने पास क्या बनेगा, 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस K अपॉन R2। तो फाइनल एक्सप्रेशन तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, और ये हो जाएगा फिर अपने पास K माइनस 1 इंटू R1 प्लस का R2 अपॉन R1 इंटू R2। ठीक है, ये एलसीएम लेने के बाद ये अपने पास बन जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब मैं कैपेसिटेंस कैसे निकालूंगा, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय डेल्टा V, यही तो मेरा डेल्टा V था भाई, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा भाई Q डिवाइडेड बाय जो भी अपना डेल्टा V है उसको लिख लेते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, और यहाँ बन जाएगा ये K माइनस 1 R1 प्लस का R2 और डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। बनेगा या नहीं बनेगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा ये तुम्हारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K R1 R2 डिवाइडेड बाय K माइनस 1 इंटू R1 प्लस का R2। हो गया भाई कैपेसिटेंस। तो कुछ भी नहीं है भाई, इट इज जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो भी तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मेंस वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल ड्रॉप, ठीक है, दो स्फेरिकल ड्रॉप थी, उनका पोटेंशियल कितना था V, कोलेस टू फॉर्म अ लार्जर ड्रॉप इफ देयर कैपेसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप इज C। भाई इन ये दोनों क्या होती है, आपस में मिल जाती हैं और एक बड़ी ड्रॉप बनाती हैं, और हर एक छोटी ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना है C, तो बोला है बड़ी ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होगा और बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो देखो जब छोटी और बड़ी ड्रॉप जब तुमने बनाई, दोनों ड्रॉप जब मिलेंगी तो एक चीज कभी चेंज नहीं होने वाली, जितना वॉल्यूम इनिशियल होगा उतना ही वॉल्यूम क्या रहेगा भाई, फाइनली रहेगा, है ना। तो इनिशियली मैं लिखूं 2 इंटू, इनिशियली अपने पास दो ड्रॉप थी ऐसे छोटी छोटी, इनका रेडियस कितना होता था स्मॉल r, दोनों आपस में मिली और एक रेडियस जो एक नई ड्रॉप बनाई उसका रेडियस कितना कर दिया अपन ने, कैपिटल R। तो 2 इंटू 4/3 पाई R क्यूब, ये इनिशियल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो यहाँ से R की वैल्यू तुम्हारे पास मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, ये मिलेगी R क्यूब इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ छोटा R क्यूब। तो R की वैल्यू मिल जाएगी 2 की पावर 1/3 इंटू R। ठीक है, एक तो ये मिल गया तुम्हारे पास। ओके भाई, अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कैपेसिटेंस। इनिशियली जो कैपेसिटेंस था वो कितना था अपने पास, मान लेते हैं C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। फाइनल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आएगा C डैश बाय C इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो C डैश की वैल्यू हो जाएगी C, और कैपिटल R ओवर स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 1/3। तो नया कैपेसिटेंस होगा 2 की पावर 1/3 C। ये तो आ गया। अभी हमें देखना है कि नया पोटेंशियल कितना होगा, ये जो बिगर ड्रॉप है इसका पोटेंशियल कितना होगा। भाई इनिशियली अपने पास एक ड्रॉप, छोटी ड्रॉप का रेडियस छोटा r और इस पे चार्ज मान लेते हैं Q, है ना। दूसरी भी क्या है अपने पास, ऐसी ही आइडेंटिकल ड्रॉप है, दोनों ड्रॉप मिली और इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने बना दी एक बिगर ड्रॉप मेरे भाई, है ना। ये बिगर ड्रॉप मान लेते हैं और इसका रेडियस ले लेते हैं कितना, कैपिटल R ले ही रखा है। तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे सर इस पे चार्ज हो जाएगा 2Q, दोनों ड्रॉप्स का तो जुड़ गया ना चार्ज। ठीक है, तो इस पे नया पोटेंशियल जो होगा, उस नए पोटेंशियल को मैं क्या लिखूंगा भाई, इस पे मान लेते हैं नया पोटेंशियल होगा V डैश। V डैश को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, अपने को पता है कि C इज इक्वल टू Q बाय V, तो यहाँ से आ जाएगा V इज इक्वल टू Q बाय C, Q डैश C डैश।
चार्ज कितना है इस पे 2q, सी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2⁻1/3 इंटू सी, और ये जो q बाय सी है यही क्या है इनिशियल पोटेंशियल जो था। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा भाई q डैश बाय सी डैश। q डैश की वैल्यू कितनी हो गई है भाई 2q, और सी डैश की वैल्यू कितनी है 2⁻1/3 इंटू सी, ये q बाय सी क्या बन गया v, तो ये आ जाएगा 2⁻2/3 इंटू वी, ये हो गया फाइनल पोटेंशियल, और ये हो गया अपने पास फाइनल कैपेसिटेंस। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व भाई, क्या ही बड़ी बात थी इसको सॉल्व करना, आज समझ में आई। नेक्स्ट है अपने पास मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और मैं इसको शॉर्ट में बोलूंगा पीपीसी। क्या बोलेंगे अपन पीपीसी। तो इसमें क्या करते हैं हम, दो चार्ज प्लेट लेते हैं, एक को चार्ज देते हैं प्लस क्यू और दूसरे को कितना चार्ज देते हैं माइनस क्यू। तो हम जानते हैं कि टोटल चार्ज का आधा जाता है बाहर वाली प्लेट पे, टोटल चार्ज कितना होगा प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, जीरो, जीरो का आधा जीरो। तो ये जो आउटर प्लेट है इन पे कितना चार्ज गया जीरो, और इनर प्लेट पे कितना चार्ज हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इधर क्या होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। वही फील्ड मैंने इस वाले डायग्राम में दिखाया हुआ है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर फील्ड जो है वो अपना पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एग्जिस्ट कर पा रहा है, बाकी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मतलब यहाँ पर अपन ने फील्ड को कन्फाइन कर लिया विद इन द प्लेट्स ओनली। अच्छा, तो विद इन द प्लेट्स ठीक है कन्फाइन कर लिया, तो जो नेट फील्ड होगा बिटवीन द प्लेट वो क्या होगा, दोनों फील्ड का जो भी, दोनों प्लेट्स का जो भी फील्ड है उसका ओवरऑल समेशन। तो एक प्लेट का कितना होगा भाई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी प्लेट का भी कितना होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों ऐड क्यों किए मैंने भाई, क्योंकि इसका फील्ड इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज है इससे दूर भागेगा, नेगेटिव चार्ज है तो इसका फील्ड इसकी तरफ पॉइंट करेगा। मतलब ये जो ओवरऑल मेरा फील्ड है ना, ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, ड्यू टू पॉजिटिव एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लेट। ठीक है, तो ओवरऑल जो अपना फील्ड आएगा उसकी वैल्यू निकल के आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, याद रखना भाई, क्योंकि पीपीसी में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि फील्ड कितना होता है, पोटेंशियल कितना होता है बिटवीन द प्लेट, है ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स जो अपने पास होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू क्या बोलेंगे भाई चार्ज और प्लेट का एरिया। जो प्लेट है ना ये ऐसे 3D में समझने की कोशिश करो, इस तरह से ये होगी, इस तरह से ये क्या होगी अपनी प्लेट होगी, और ये जो प्लेट है इसका एरिया अपने को दे रखा है ए। ठीक है, तो ए क्या है अपना प्लेट एरिया, तो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, इतना क्या होगा अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा अब हमें देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, और वो दोनों पॉइंट क्या है अपने ए और बी। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूँ VA माइनस VB, तो ये क्या हो जाएगा E इंटू डी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटू डिस्टेंस डी। भाई यहाँ पर प्लेट में जो सेपरेशन है ना, प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल डी, तो E इंटू डी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गई इसकी वैल्यू QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से कैपेसिटेंस मैं लिखूं वो होगा Q बाय डेल्टा V। डेल्टा V क्या है भाई, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA माइनस VB। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से क्या आएगा Q डिवाइडेड बाय QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो Q से Q कैंसिल, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास ए एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये क्या आ गया भाई, ये आ गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें प्लेट के बीच में एयर फील्ड है। अगर प्लेट के बीच में कोई मीडियम फील्ड होगा ना जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होगा, तो इस कैपेसिटेंस को हम K से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑल्दो इन सब की बातें हम करेंगे जब हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ चुके होंगे अच्छे से। तो कैपेसिटेंस अपना डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ प्लेट पे, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स पे, एंड नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स पे। तो यही सारी बातें अपन नोट कर लेते हैं भाई। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, यहाँ से कंफर्म हुआ, सराउंडिंग मीडियम मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। ये बातें अपन पहले भी कर चुके थे। ओके, अब देखो जरूरी नहीं है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो तुम्हें प्लेट दी जाएंगी वो कैसी स्क्वायर शेप में हो, ऐसा जरूरी नहीं है, या रेक्टेंगल शेप में हो, ऐसा सर्कुलर प्लेट भी दे सकता है ना। तो अपने को दो सर्कुलर प्लेट दी है, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है D, और हमें क्या लिखना है इसका कैपेसिटेंस। तो हम जानते हैं कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, पैरेलल प्लेट का तो यही होता है। तो एरिया कितना हो जाएगा प्लेट का पाई आर स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज D। यहाँ पे क्या दिया है भाई, प्लेट के डायमेंशन दे रखे हैं A और B, इनके बीच का सेपरेशन है C। तो हम जानते हैं जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D। A इज द एरिया ऑफ प्लेट, तो एरिया हो जाएगा A इंटू B एप्सिलॉन नॉट बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट विच इज C। तो लिख दिया भाई कैपेसिटेंस, क्या ही बड़ी बात है। अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें तुम्हें बताने जा रहा हूँ।
पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में Q टोटल ऑन कैपेसिटर इज जीरो, क्योंकि भाई दो प्लेट ली थी, एक पे चार्ज है प्लस क्यू, एक पे चार्ज है माइनस क्यू, तो टोटल चार्ज अगर तुम बोलोगे कैपेसिटर पे तुम बोलोगे जीरो। तो ये C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा वी से इसकी वैल्यू कैपेसिटेंस जीरो आनी चाहिए थी, बट ये गलत है, ऐसा नहीं है। इन फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा वी, क्यू इज द चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। भाई जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है ना, जैसे ये वाली जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इसके इनर सरफेस पे क्या चार्ज है, ये होता है अपना चार्ज इन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। क्यू बाय डेल्टा वी में क्यू क्या है, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। इस बात को दिमाग में सेव कर लेंगे। ओके, अब देखो दूसरी बात, अगर प्लेट को हमने इक्वल चार्ज ना देके इनको अनइक्वल चार्ज दे दिए, अनइक्वल चार्ज भी कितने कितने दिए, Q1 और Q2 चार्ज दिए, ठीक है, तो भाई मैं जानता हूं टोटल चार्ज का आधा जाएगा बाहर वाली प्लेट पे, मतलब इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज आने वाला है अपना टोटल, दैट इज Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन बाय 2, है ना। टोटल चार्ज का क्या जाएगा, आधा बाहर वाली प्लेट पे, तो इस वाली प्लेट पे भी कितना चार्ज होगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। तो इस अंदर वाली प्लेट पे कितना चार्ज होगा, इस प्लेट पे टोटल चार्ज है Q1, इसमें माइनस कर दो कि इसके बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज है, तो ये ओवरऑल तुम्हारे पास बन जाएगा Q1 माइनस Q2 बाय 2, मतलब इधर कितना चार्ज आ जाएगा भाई, Q1 माइनस Q2 अपॉन में 2। अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी कि हम कौन सा चार्ज यूज करेंगे कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले में, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के इनर सरफेस पे जो चार्ज है वही हम यूज करेंगे किसमें, कैपेसिटर वाले फॉर्मूले में। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज प्लेट टू नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। तो एनर्जी अब, लेकिन हाँ एक्सटर्नल बाहर अगर हम देखें, बाहर फील्ड जीरो नहीं है, इस बार भी बाहर की तरफ फील्ड जीरो नहीं है, बट ये जो बाहर वाला फील्ड है वो अपने किसी काम का नहीं है, ये अनयूजेबल एनर्जी है। तो कैपेसिटेंस में हम वही फील्ड को यूज करेंगे जो कि यूजेबल एनर्जी अपने को दे रहा है। इट मींस, फिर से मैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा VA माइनस VB, दिस शुड बी इक्वल टू E इंटू डी, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आएगा VA माइनस VB, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगा, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। तो Q की जगह मैं क्या यूज करूंगा, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, दैट इज ये वाला जो चार्ज है ना, यही तो था भाई। देखो E का एक्सप्रेशन क्या था, या फिर डेल्टा V का एक्सप्रेशन, E इंटू डी, E क्या था अपना Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज द चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो यहां से अपने पास ये आएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाय 2 इंटू डी अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखो तुम्हारे पास क्या निकल के आ रहा है, Q1 माइनस Q2 अपॉन में 2। इसी को इस केस में क्या पढ़ोगे तुम, इसको तुम पढ़ोगे चार्ज Q की तरह, ओके, चार्ज Q की तरह पढ़ेंगे, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू डेल्टा V, है ना। तो यहां से तुम अब जनरल फॉर्मूले से रिलेट करो, Q इज इक्वल्स टू C डेल्टा V, अगेन कैपेसिटेंस क्या निकल के आया, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ एक बार टर्म्स को, ये क्या है भाई, ये है चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। बात समझ में आ रही है भाई। A एप्सिलॉन नॉट क्या है, A एप्सिलॉन नॉट अपने पास कैपेसिटेंस, है ना, और डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से अगर अनइक्वल चार्ज भी दिए तो भी हम सारी चीजें बता सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, तो सब चीजें बताई जा सकती है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट केस देखो भाई, नेक्स्ट है अपने पास स्फेरिकल कैपेसिटर। तो देखो भाई इसको बनाते कैसे ही, अपन ने एक चार्ज शेल ली है, चार्ज शेल ली है और इसको चार्ज दे दिया प्लस Q। और मैंने तुम्हें बताया था जब भी हम कैपेसिटर बनाएंगे हम पेयर ऑफ कंडक्टर्स यूज करेंगे। तो मैं एक अनचार्ज कंडक्टर भी रखा हुआ है इसके पास में, और अनचार्ज कंडक्टर को क्या कर दिया मैंने, ग्राउंड कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, अनचार्ज कंडक्टर के इनर सरफेस पे माइनस चार्ज या नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब ये प्लस नेगेटिव प्लस Q और ये माइनस Q का क्या बन जाएगा भाई, अंदर वाले सरफेस पे जो चार्ज है वो कितना हो गया अपने पास, वो हो गया माइनस Q। तो प्लस Q और माइनस Q का अगर ये पेयर है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगी प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, है ना। एग्जिस्ट करने लगेगी या नहीं करने लगेगी, बिल्कुल करने लगेगी। तो कौन कौन से पॉइंट है जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ऐसे पॉइंट है जिनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट कर पा रहा है।
अच्छा, किसी भी रीजन में अगर मैं फील्ड लिखना चाहूँ तो मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। ये गॉसियन सरफेस के अंदर वाले चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, तो फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। हमें पता लगा भाई फील्ड जो R1 से लेकर R2 के रीजन में है दैट फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, लेकिन है किस रीजन में, R1 से R2। तो हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी आर। तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। और कहाँ से कहाँ तक, R1 से लेकर R2 रीजन में ये फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी जो तुम्हारे पास निकल के आएगा, क्या आएगा, के क्यू तो बाहर आ जाएगा। के को लिख लिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, -1/r फ्रॉम R1 से R2। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करोगे, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 1/R1 माइनस ऑफ 1/R2। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा अपना, कैपेसिटेंस बन जाएगा C इज इक्वल्स टू Q बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग। तो ये अपने पास बनेगा भाई Q बाय Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/R1 माइनस 1/R2। और सॉल्व करो इसको, तो ऊपर चला गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन में क्या लिख सकते हो तुम, 1/R1 माइनस 1/R2। तो ओवरऑल सी का फॉर्मूला क्या लिखोगे भाई, ओवरऑल सी का फॉर्मूला तुम लिख सकते हो C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/R1 माइनस 1/R2। या फिर एलसीएम वगैरह ले लोगे तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये क्या हो गया भाई, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल स्फेरिकल कैपेसिटर। इसके लिए ये फॉर्मूला अपना स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। बात समझ में आ रही है भाई। नेक्स्ट देखो भाई, इधर से अपने को एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, क्या, ये देखो अगर R2 की वैल्यू होती इंफिनिटी तो मेरे पास ये कैसा कैपेसिटर बन जाता, ये एक आइसोलेटेड कैपेसिटर बनता जिसका रेडियस होता R1। मतलब उस टाइम पे इसका कैपेसिटेंस निकल के आता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1। कब, जब R2 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। इस वाले फॉर्मूले में जैसे ही तुम R2 को इन्फिनिटी रखोगे तो ओवरऑल ये वाला पूरा टर्म जीरो, तो कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1। ठीक है, तो मतलब आइसोलेटेड वाला केस भी अपना स्फेरिकल वाले केस से निकल के आ जाता है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो हमने क्या किया भाई, एक इनर सिलेंडर है, इनर सिलेंडर को अपन ने पॉजिटिव चार्ज दिया, और एक आउटर सिलेंडर है उसको कैसा चार्ज दिया, नेगेटिव चार्ज दिया, और उससे आउटर वाले सरफेस को अपन ने ग्राउंड करके रखा हुआ है। ये जो कैपेसिटर है इस तरह से बनाया है कि ये इन्फानाइटली लॉन्ग है। सिलेंडर कैसा है अपना, इन्फानाइटली लॉन्ग। अच्छा, इन्फानाइटली लॉन्ग सिलेंडर है। अब सिंस अंदर वाले को तुम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो, बाहर वाले को नेगेटिव दे रहे हो, मतलब अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने लगेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ क्या होगी, तुम बोलोगे सर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 2k लैम्डा बाय आर। यही तो होती थी भाई सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड, वायर की तरह ही होती थी, 2k लैम्डा अपॉन आर होती थी। ओके, अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस किन किन पॉइंट के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। मतलब R1 से लेकर R2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम बोलेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी आर। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2k लैम्डा अपॉन आर इनटू में डी आर। लिमिट इज फ्रॉम R1 से लेकर R2। तो यहाँ क्या होगा, 2k लैम्डा को मैं बाहर लिख सकता हूँ, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर। डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या चला जाएगा, एल एन आर। तो हम लिखेंगे एल एन आर टू माइनस एल एन आर वन, दैट इज एल एन आर टू ओवर एल एन आर वन। सो वी ए माइनस वी बी मेरे पास निकल के आएगा 2k लैम्डा एल एन ऑफ आर टू अपॉन आर वन। तो ओवरऑल सी की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा, सी हो जाएगा क्यू बाय डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, वी ए माइनस वी बी। अच्छा ये बताओ, अगर मेरे को चार्ज लिखना है, मैं चार्ज कैसे लिखूंगा, मैंने क्या किया, एल लेंथ का, इस सिलेंडर की एल लेंथ ले ली। इस एल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तुम बोलोगे सर इस एल लेंथ पे चार्ज होगा, डेट वो होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। मतलब क्यू की वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही है कितनी, लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाय 2k लैम्डा एल एन आर टू ओवर आर वन। अब तुम्हें क्लियरली यहाँ से नोटिस कर सकते हो कि ये जो लैम्डा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल। तो हम सी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सी की वैल्यू हम लिख सकते हैं एल अपॉन 2 इंटू के को लिख रहा हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा तो कैंसिल ही हो गया, एल एन आर टू ओवर आर वन हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल कैपेसिटेंस जो निकल के आ रहा है वो अपने पास निकल के आया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाय
ln_r2/r1। तो ये क्या है कि ये जो सिलेंडर्स थे उसकी अगर L लेंथ हम देखें तो उस L लेंथ का कैपेसिटेंस जो है इतना निकल के आएगा। जनरली इसमें हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, दैट इज C/L। तो C/L की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2πε0 ln_r2/r1। ठीक है, ये क्या होता है भाई अपना, ये होता है कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि ये है अपना कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। बात समझ में आई भाई। तो ये सारी चीजें अपने को एकदम बढ़िया से क्लियर है। ठीक है, ये सारी चीजें बढ़िया से क्लियर है तुम लोगों को। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, आज हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कि किस तरह से हम पैरेलल में जोड़ सकते हैं, सीरीज में जोड़ सकते हैं कैपेसिटर्स को, उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। मतलब जो रजिस्टर में चीजें पढ़ी थी यहाँ पर फिर से हम पढ़ने वाले हैं एकदम बढ़िया तरीके से। आई होप जो भी चीजें इस लेक्चर में मैंने तुम्हें समझाई है वो सारी चीजें तुम्हें एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, ये क्या था अपना एकदम बेसिक था, ये वाला लेक्चर क्या था, बिल्कुल बेसिक था। इसके बाद से हम सर्किट में कूद पड़ेंगे, सर्किट वगैरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर अपन एंड करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।